नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एडू हब में। जैसे कि हम लोग अपने यूपी SSC पेट के पेपर के लिए मैंने आपको बताया था टॉप 100 क्वेश्चन कराने की बात कही थी, उसका यह अंतिम और क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 100 तक के टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप हल्के में ना लीजिएगा, आप पहले ही क्वेश्चन से समझ जाएंगे कि इस वीडियो में आगे क्या होगा और कैसे कैसे आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? निम्न में से सुमेलित नहीं है। जैसे मैंने कल आपको करंट अफेयर की कुछ चीजें कराई थी, तो कुछ चीजें छूट गई थी, उन्हें मैं आज देख लेता हूं। जैसे आपके में टॉपिक है दिवस और थीम की, तो एक तरफ आपके दिवस लिखे हैं, दूसरी तरफ आपकी थीम लिखी है, यानी इनमें से कोई एक ऐसा होगा जिनकी थीम उसकी सही नहीं लिखी है। तो पहला है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, थीम लिखी है सीइंग द अनसीन। दूसरा है आपका पृथ्वी दिवस, थीम लिखी है इन्वेस्ट इन योर प्लेनेट। तीसरा है आपका योग दिवस, थीम लिखी है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और चौथा आपका लिखा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और थीम लिखी है चुनावों को समावेशी एवं सुलभ बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है सबको कि विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब होता है? तो 5 जून को होता है। ठीक। पृथ्वी दिवस आपको सबको पता है कि 22 अप्रैल को होता है। योगा दिवस 21 जून को होता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को होता है। तो ये चीज़ें भी आप कैरी करते रहिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, योग दिवस 21 जून और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 22 जनवरी। अब हमसे ये पूछा गया था कौन सी थीम इसकी सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो आपका लिखा है, देखिए सीइंग द अनसीन, ये वाली ही सुमेलित नहीं है। तो इसकी थीम क्या होगी विश्व पर्यावरण दिवस की? तो उसकी जो थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ, यानी सिर्फ एक पृथ्वी। यानी विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो ओनली वन अर्थ थी। तो सीइंग द अनसीन किसकी थीम थी? किसी की तो होगी ना। तो सीइंग द अनसीन जो थीम थी वो आपके विश्व जल दिवस की थी। किसकी थी? विश्व जल दिवस की। ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लोगों को पता होगा, ध्यान रखिएगा, 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक। तो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगले बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी आपका दिवस और उनकी डेट से है। पहला दिवस और थीम से था, दूसरा क्वेश्चन है प्रमुख दिवस और उनके डेट। सुमेलित करना है। पराक्रम दिवस क्या 3 मार्च को होता है? कैंसर दिवस 16 अक्टूबर को होता है? विश्व वन्य दिवस 23 जनवरी को होता है? या विश्व खाद्य दिवस 4 फरवरी को होता है? तो शुरू करते हैं एक बार फिर से। पराक्रम दिवस जो होता है वो आपका 23 जनवरी को होता है। और क्यों होता है? 23 जनवरी को आपकी जयंती होती है सुभाष चंद्र बोस। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी के जो जन्म दिवस है, उन्हीं के दिवस को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाएंगे? पराक्रम दिवस में। कैंसर दिवस आपका होता है 4 फरवरी। 4 फरवरी को आपका कौन सा होता है? कैंसर दिवस होता है। अगर 4 जनवरी पूछे तो ब्रेल लिपि दिवस। ब्रेल लिपि दिवस, ब्रेल लिपि के जन्म कौन थे? तो लुइस ब्रेल थे। उन्हीं के जन्म दिवस पे 4 जनवरी को हम लोग ब्रेल दिवस मनाते हैं। अगला आता है विश्व वन्य जीव दिवस। तो ये आपका होता है 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को होता है। विश्व खाद्य दिवस तो ये आपका होता है 16 अक्टूबर को। क्यों मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस? इसी दिन आपका फूड ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना हुई थी। कब? 16 अक्टूबर को। ठीक। अगर पूछ दिया जाए इसका वो मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा रोम, इटली। ठीक है, रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा, खाने पीने की जो दोनों चीज़ें हैं वो रोम, इटली में है। इटली हम लोग खाते हैं, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। कैंसर दिवस 4 फरवरी हो जाएगा आपका और ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी हो जाएगा। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। ठीक। विश्व वन्य दिवस 3 मार्च। क्लियर रहेगा? आगे चलते हैं।
निम्न में से फिर से एक सुमेलित नहीं है कोई। एक तरफ आपके सम्मेलन लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ जो सम्मेलन जिस वर्ष हुए हैं वो लिखे हैं। तो पहला सम्मेलन है आपका स्टॉकहोम सम्मेलन, दूसरा है आपका मॉन्ट्रियल सम्मेलन, तीसरा है आपका रियो सम्मेलन और चौथा है आपका क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। ठीक, ये सभी सम्मेलन आपके EVS यानी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इस समय पर्यावरण दिवस में हम लोगों की जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है उस पर जो रैंक है वो सबसे कम है, कितनी है, 180 है और सबसे लास्ट भारत ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक, कल मैंने इंडेक्स के आपके क्वेश्चन कराए थे। तो शुरू करते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 बिल्कुल सही है। ठीक, इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, UNEP की स्थापना होती है। कल मैंने बताया था आपको, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसी के द्वारा सन 1972 में घोषणा की जाती है कि 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। क्लियर है ना। और विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, ओनली वन अर्थ। क्लियर रहेगा। UNEP का मुख्यालय कहाँ है, एन फॉर नैरोबी, केन्या। मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल वाला आपका होता है 1987 को, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक, मॉन्ट्रियल वाला जो होता है इसमें ओजोन परत की संरक्षण की बात की जाती है। ओजोन परत की संरक्षण की बात की जाती है। और कभी पूछ दिया जाए ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा 16 सितंबर। ठीक, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर। फिर आता है आपका रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन को हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। रियो सम्मेलन को किस नाम से जानते हैं, पृथ्वी की सम्मेलन से। और ध्यान रखिएगा ये आपका 1995 में नहीं है, ये कब है, फिर ये आपका 1992 में है। ठीक, तो यही वाला गलत था। जरा आगे क्योटो प्रोटोकॉल देख देते हैं। तो ये 1997 में ही हुआ था। और ये किससे संबंधित है, अच्छा रियो वाला एक बार देख लीजिए किससे संबंधित है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG के जो गोल बनाए गए हैं उनसे संबंधित है। अगर पूछ दिया जाए SDG में हम लोगों की रैंकिंग कितनी है तो 121। क्लियर है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों से। किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है, 1997 में। यानी कहने का मतलब है ग्रीन हाउस गैसों को उत्पादन के लिए हमें कोई लोग भी टोको मत। क्लियर। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, UNEP का गठन 5 जून से पर्यावरण दिवस। मॉन्ट्रियल सम्मेलन ओजोन दिवस की घोषणा 16 सितंबर। और 1987 रियो या पृथ्वी सम्मेलन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1992, क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एक तरफ आपकी महत्वपूर्ण नदियां हैं, दूसरी तरफ आपके उद्गम स्थल हैं। देखिए मैंने उन नदियों को नहीं लिया है जो मोस्टली आपके याद में रहती है, जैसे यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। मैंने थोड़ा यहाँ से अलग नदियाँ ली हैं जिनका हम लोगों में कन्फ्यूजन रहता है। जैसे सिंधु नदी क्या मानसरोवर झील से, यानी यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा गलत है, यानी क्वेश्चन हमसे ये है कि कौन सा गलत है, यानी सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं एक बार कौन सा सुमेलित नहीं है। सिंधु नदी क्या मानसरोवर झील से निकलती है? सोन नदी क्या अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? गोदावरी क्या ब्रह्मगिरी से निकलती है? या महानदी सिंघवा रायपुर से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा कि एक आपकी जो ट्रिक है कि हिमालय के पार की नदियां कौन हैं, तो उसकी एक ट्रिक है SSB, यानी जो आपकी NDA में SSB कराई जाती है तो ये हिमालय पार नदियां हैं। हिमालय पार नदियां क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी कि निम्न में से कौन नदी है जो हिमालय के पार से आती है, तो S फॉर सिंधु, S फॉर सतलज और B फॉर ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखिएगा, S फॉर सिंधु नदी, S फॉर सतलज नदी और B फॉर ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, यानी ये वो नदियां हैं जो हिमालय के दूसरी तरफ से आती हैं। ठीक है, तो आपकी जो सिंधु नदी है ये मानसरोवर झील से निकलती है, ये बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। ठीक, सोन नदी आपकी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है, अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश। ठीक, गोदावरी नदी ब्रह्मगिरी, ये आपकी गलत है, गोदावरी नदी ब्रह्मगिरी से नहीं निकलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। महानदी सिंघवा रायपुर, ये बिल्कुल सही है, ये तीनों सही हैं, लेकिन आपकी जो गोदावरी जो है ब्रह्मगिरी वो यहाँ से नहीं निकलती है। गोदावरी आपके निकलती है नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से नासिक के पास से गोदावरी निकलती है। तो ब्रह्मगिरी से कौन सी निकलती है, तो ब्रह्मगिरी से आपकी निकलती है कावेरी नदी।
याद है ना आपको, कावेरी नदी। ठीक, अब इन दो नदियों से भी दो प्रश्न बनते हैं। कौन सा? कभी प्रश्न बनता है कि वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को कहते हैं। लेकिन अगर दक्षिण की गंगा पूछा जाए तो कावेरी को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं और दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा भी गोदावरी को कहते हैं। ठीक, सिंधु नदी मानसरोवर झील, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी, गोदावरी नदी आपके नासिक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से, और महानदी सिंघवा रायपुर, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी। ठीक है, आगे चलते हैं। करंट का क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा। जब साल की शुरुआत हुई थी 2022 में, तब हमारे पास 49 स्थल थे रामसर साइट के। लेकिन इस समय हम लोग किस काल में हैं? तो आज़ादी के अमृत काल में हैं। आज़ादी का अमृत काल का मतलब हम लोग 75 वर्ष में हैं आज़ादी के। तो इस समय रामसर साइट कितने हैं? तो 75 है। ध्यान रहेगा ना, आज़ादी अमृत वर्ष में है तो रामसर साइट कितने हैं? थोड़ा रामसर साइट के बारे में जान लीजिएगा कि रामसर आर्द्र भूमि दिवस, रामसर को किसको हम लोग जानते हैं? आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। 2 फरवरी कब की बात है? सन 1971 ईरान के रामसर से आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए एक मिशन चलाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं रामसर मिशन। उसी के अंतर्गत जितनी भी आर्द्र भूमियां होती हैं उनको हम लोग घोषित करके उनका संरक्षण करते हैं। ठीक, अगर कभी भी ये पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं, तो भारत में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं। तमिलनाडु में कितने हैं? 14। और वही बात की जाए 11 उत्तर प्रदेश में है। ठीक, उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक, सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। सबसे कम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मौजूदा समय में कितनी है? 75। अगर ये पूछ दिया कि सबसे पहली कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा चिल्का झील। चिल्का झील याद होगी, मैंने आपको इस ट्रिक से इसको याद कराई थी। चिल्का झील, चील उड़ी सिम लेकर, तो उड़ी से क्या बनता है हमारा? ओडिशा। ठीक है, तो यानी रामसर साइट में शामिल होने वाला पहला स्थल चिल्का झील। सबसे ज़्यादा स्थल तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 11 हैं। मौजूदा समय में कितने हैं? 75 हैं। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। और कब से मनाया जा रहा है? 1971 से। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक तरफ उपनाम है, दूसरी तरफ जगह या क्षेत्र है। इसमें भी मैंने एक गलत रखा है, बाकी आपके 3 सही होंगे। यानी आपको एक गलत को ढूंढना है, मिसमैच को। रीजनिंग समझ लीजिए एक तरीके की कि पहला है आपका, झीलों की राजधानी क्या भोपाल को कहते हैं? झीलों का देश क्या फिनलैंड को कहते हैं? झीलों का शहर उदयपुर को कहते हैं? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन क्या चीन को कहते हैं? तो शुरू करते हैं। झीलों की राजधानी भोपाल को कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, झीलों की राजधानी किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। झीलों का देश आपको अगर पूछा जाए तो फिनलैंड बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान वाले थोड़ा संभल के रहिएगा, झीलों का देश जो है वो फिनलैंड को कहते हैं। ठीक, झीलों का शहर उदयपुर राजस्थान को कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब आपके सामने सिर्फ एक बचता है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ड्रैगन तो चाइना का है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, तो ये भैया आपका चाइना नहीं है, ध्यान रखिएगा, चाइना नहीं है। यहाँ पे कौन है आपका? भूटान। ठीक, क्लियर रहेगा ना? भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है, तो भूटान जो है वो आपका क्या है? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। झीलों की राजधानी भोपाल, झीलों का देश फिनलैंड, झीलों का शहर उदयपुर और लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भूटान। क्लियर, आगे चलते हैं। अब थोड़ा साइंस पे चलते हैं। इधर देख लिया ना, पहले हम लोगों ने देख लिया करंट में दिवस देख लिए, फिर हम लोगों ने देख लिया ईवीएस, फिर हम लोगों ने ज्योग्राफी, फिर थोड़ा करंट, फिर आ गया आपका ज्योग्राफी, और फिर आते हैं हम लोग साइंस पे। बिल्कुल एक पेपर तरीके से है आपका। एक तरफ साइंस की कुछ खोजें हैं, दूसरी तरफ उनके खोज करता है, और इसमें भी एक गलत है 3 सही हैं। एक गलत है और 3 सही हैं। ठीक, तो हमको एक गलत वाला ढूंढना है। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज क्या थॉमसन ने की? प्रोटॉन की खोज क्या रदरफोर्ड ने की? न्यूट्रॉन की खोज क्या चैडविक ने की? या रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी ने की? ठीक, तो इसकी आप सभी लोगों को ट्रिक पता होगी, 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ईंट पर नाचो, यानी नाभिक में जो आपके तत्व होते हैं, ईंट पर नाचो। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टा फॉर थॉमसन, तो ये तो सही हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं।
पा फॉर प्रोटॉन, रा फॉर रदरफोर्ड, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ फॉर न्यूट्रॉन, चा फॉर चैडविक, ये भी सही है। तो आपको दिख रहा होगा गलत कौन सा है। रेडियो एक्टिवता की खोज मैडम क्यूरी ने नहीं की थी, ध्यान रखिएगा। तो इसकी खोज की किसने थी? इसकी खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। किसने थी? हेनरी बैकुरल ने। ठीक, इसी खोज के लिए सन 1903 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। मैडम क्यूरी और मैडम क्यूरी के हस्बैंड पीरे क्यूरी ने जो खोज की थी वो रेडियम की खोज की थी। ध्यान रखिए ना कि रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की। तो रेडियम की खोज जो दो लोगों ने की थी वो पीरे क्यूरी थे और मैडम क्यूरी थी। ठीक, इसलिए इनको नोबेल भी मिला था। हेनरी बैकुरल को भी नोबेल मिला था। किस खोज के लिए मिला था? रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता के लिए मिला था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से खोज और खोजकर्ता। ये बायोलॉजी, ये आपकी हो गई केमिस्ट्री फिजिक्स वाली, ये हो गई बायोलॉजी की। चलिए इसमें भी एक गलत होगी। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे मेरा। एक कोई गलत होगी और 3 सही होगी। चलिए, कोशिका की खोज क्या रॉबर्ट हुक ने की? टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की? या माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वोल्टा ने की? तो शुरू करते हैं। कोशिका की जो खोज है वो आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन की खोज आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो वोल्टा महोदय ने नहीं की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो आल्टमैन ने की थी। किसने की थी? आल्टमैन ने। तो यही वाला हमारा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत है। तो वोल्टा ने किसकी खोज की थी? वोल्टा ने खोज की थी बैटरी की। बैटरी को वोल्टेज में हम लोग लेते कि नहीं लेते कभी कभी, ठीक है, कि इसकी वोल्टेज डाउन हो गई है। तो बैटरी की खोज किसने की थी? वोल्टा ने की थी। ठीक, 8 क्वेश्चन हमारे हो गए, 12 क्वेश्चन रिमेनिंग है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपने कुछ आगे के प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 हम लोगों के हो चुके थे, 9वें से शुरू करते हैं। आपके कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, उनको मिलाना है। जैसे पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बांधवगढ़, तीसरा है नामदफा और चौथा है भितरकणिका। तो शुरू करते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका राजस्थान में है। ठीक, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में आपका रणथंभौर और सरिस्का भी है। रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव। ठीक है। बांधवगढ़ की अगर बात करेंगे तो बांधवगढ़ आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में और कौन से हैं इस समय जो फेमस है? क्रूनो वाला याद रखिएगा आप, ठीक, पेंच याद रखिएगा, कान्हा याद रखिएगा, और एक आपका बांधवगढ़। ठीक, बांधवगढ़ किस लिए फेमस है? सफेद बाघों के लिए। अगर पूछा जाए बांधवगढ़ किस लिए फेमस है तो सफेद बाघों के लिए, सफेद बाघ। ठीक, कहाँ? बांधवगढ़, मध्य प्रदेश। नामदफा की अगर बात करेंगे आप तो नामदफा आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और भितरकणिका की आप बात करेंगे तो ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपके ओलिव रिडले जो कछुआ होता है उस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है आपका भितरकणिका। नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो केवलादेव हो जाएगा आपका राजस्थान, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश और भितरकणिका उड़ीसा। सफ़ेद बाघों के लिए बांधवगढ़ फेमस है, जबकि ओलिव रिडले कछुआ के लिए आपका भितरकणिका फेमस है उड़ीसा का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहीं पे आपके उड़ीसा में ही भितरकणिका है। आगे चलते हैं, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके संगठन है, दूसरे तरफ उन संगठन के मुख्यालय लिखे हैं, यानी इनमें से आपके उन संगठनों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? एशियान, सार्क, नाटो और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा। तो शुरू करते हैं एशियान। तो ध्यान रखिएगा ना, एशियान में कुल 10 देश हैं। ठीक है, और भारत और चाइना एशियान के सदस्य नहीं हैं। फिर से सुन लीजिए, भारत और चाइना एशियान के सदस्य नहीं हैं। ठीक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशिया नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन। ठीक, और इसका जो आपका वो है मुख्यालय, तो वो आपका जकार्ता में है। और जकार्ता पहले राजधानी किसकी थी? इंडोनेशिया की। जकार्ता कहाँ पड़ता है आपका? इंडोनेशिया। ठीक, ये पहले इंडोनेशिया की कैपिटल थी, लेकिन अगर पूछा जाए मौजूदा समय में इंडोनेशिया की कैपिटल कौन है तो नुस्तारा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो एशियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है आपका?
वो है आपका जकार्ता में। ओशियान में कुल कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। हमने बताया आपको भारत और चाइना इसके सदस्य नहीं हैं। ध्यान रखिएगा आप, भारत और चाइना एशियान के सदस्य नहीं है। अगला आपका आता है सार्क। लास्ट ईयर पेट में क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क में कुल 8 देश हैं। सार्क में कुल 8 देश हैं और इसमें भी आपका चाइना, भारत है लेकिन चाइना इसका सदस्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, चाइना सार्क का सदस्य नहीं है और सार्क का जो मुख्यालय है वो आपका काठमांडू नेपाल में ही है। ठीक, काठमांडू नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और इसमें 8 देश हैं। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मुख्यालय कहाँ है? नेपाल, काठमांडू। कुल 8 देश हैं। चाइना सार्क का भी सदस्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाटो। नाटो के बारे में आप लोगों ने फरवरी से सुनते आ रहे होंगे। यूक्रेन और रूस का जो विवाद है वो मुख्यतः नाटो की ही वजह से है। ठीक है, तो नाटो में कुल कितने देश हैं? नाटो में कुल 30 देश हैं। तो आप लोग इसको करंट में भी सुन रहे होंगे। नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, तो इसका भैया जो आपका मुख्यालय है वो वियना, यानी वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ठीक है, आपके में एक पूरा टॉपिक भी है, देश, मुद्रा एवं राजधानी। तो वियना किसकी राजधानी है? आपकी ऑस्ट्रिया की। अब ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी चेंज हो चुकी है, नुस्तारा है। तो एशियन का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ संस्था हैं और संस्थाओं के प्रमुख हैं, जैसे ओएनजीसी की जो प्रमुख हैं क्या वो अलका मित्तल हैं? टाटा की प्रमुख जो है वो क्या एन चंद्रशेखरन हैं? या नाबार्ड के सुमन बेरी हैं? यानी इनमें से 2 सही हैं, कोई एक गलत है। ठीक, तो जरा देख लेते हैं कौन गलत है और कौन सही है। क्या ओएनजीसी की प्रमुख हैं वो अलका मित्तल हैं? तो ध्यान रखिएगा, ओएनजीसी की प्रमुख जो है वो अलका मित्तल हैं और ये पहली महिला है। ठीक, पहली महिला प्रमुख जो हैं वो ओएनजीसी की बनी है। फिर अगला आता है टाटा। तो टाटा के हाल ही में जो प्रमुख बने हैं वो एन चंद्रशेखरन बने हैं, सबको पता होगा। ठीक, अभी जो टाटा के पहले प्रमुख थे साइरस जी, उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फिलहाल इस भी इसको ध्यान रखिएगा, टाटा के जो नए प्रमुख है वो एन चंद्रशेखर हैं। ठीक, नाबार्ड के सुमन बेरी, तो अगर जिन्होंने कल वाला वीडियो देखा होगा तो उन्हें पता होगा के सुमन बेरी जो हैं वो नाबार्ड के आपके प्रमुख नहीं हैं, ये आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, के सुमन बेरी। तो इन्हें यहाँ से हटा देते हैं। तो नाबार्ड के जो आपके प्रमुख हैं वो कौन है? जी.आर. चिंतालू। जी.आर. चिंतालू, यानी इन्हें बैंक की क्या लगी रहती है? चिंता लगी रहती है, ध्यान रखिएगा। तो नाबार्ड के जो आपके अध्यक्ष हैं वो कौन है, यानी प्रमुख कौन है? जी.आर. चिंतालू। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, ध्यान रहेगा ना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। ठीक, और इससे इसमें के प्रमुख कौन है? जी.आर. चिंतालू। अगले चलते हैं। कुछ राजधानियां हैं और कुछ देश हैं। ठीक, प्रमुख मैंने उठाए हैं, उनमें से देख लेते हैं। राजधानी और देश, यानी मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। इसमें गलत नहीं ढूंढना है। ठीक है, हर प्रश्न में गलत नहीं है, कुछ में मिलान भी है। तो क्या ओमान की राजधानी माले है, मंगोलिया की उलान बटोर है, वियतनाम की मस्कट है या मालदीव की हनोई है? तो भैया ओमान की जो राजधानी है वो आपकी मस्कट है। ठीक, ओमान मस्कट। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर ही है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, जबकि मालदीव की माले है। ठीक, मालदीव माले, ओमान मस्कट, मंगोलिया उलान बटोर और वियतनाम हनोई। ठीक है, क्लियर रहेगा। और 2 मैंने आपको यहाँ बता दी थी, वियना ऑस्ट्रिया की है, नेपाल की काठमांडू है, चीन की बीजिंग है, बांग्लादेश की आपके ढाका है। ठीक, भारत की दिल्ली है। भारत की भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, हम लोग भारत का इतिहास बहुत कम देखते हैं इन सब चीज़ों में, विश्व का ज़्यादा देखते हैं। चलिए, कुछ पद दिए हैं और उम्र दी है, यानी क्या पद की जो उम्र है वो सही है। जैसे विधानसभा और लोकसभा सदस्य के लिए क्या 21
वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद और राज्यसभा के लिए क्या 30 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी है। चलो उठाते हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति की उम्र के लिए आपको 35 वर्ष होना जरूरी है। अगर आप 35 वर्ष के हो और किसी भी लाभ के पद पे नहीं हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो। ठीक है, आप भी राष्ट्रपति, हम भी राष्ट्रपति। विधान परिषद या राज्यसभा सदस्य, इसके लिए आपको 30 वर्ष की उम्र चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, और विधानसभा और लोकसभा सदस्य के लिए आपको 21 वर्ष नहीं, आपको 25 वर्ष चाहिए। 21 वर्ष आपको चाहिए प्रधान बनने के लिए। बहुत लोग प्रधान लोग होंगे जो इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, तो भैया अगर आप 21 वर्ष के हैं तो आप प्रधान बन सकते हैं। वोट देने की उम्र 18 वर्ष की है। ठीक, चलिए अब थोड़ा यूपी के बारे में जान लेते हैं। तो यूपी में आपके तीनों सदन हैं। तीनों सदन का मतलब विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है और आपके लोकसभा भी है। लोकसभा की यूपी में 80 सीटें हैं। मैं जरा यूपी का बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ यूपी। अगर लोकसभा की बात करेंगे यानी एलएस की 80 सीटें हैं। ठीक, अगर आप करेंगे राज्यसभा की बात आरएस, तो आरएस की सीटें आपकी कितनी हो जाएंगी 31, सबसे ज़्यादा यहाँ की सीटें हैं। अगर आप यहाँ के विधानसभा की बात करेंगे, विधानसभा की, तो भैया वो आपके 403 है। ठीक, मैं पहले बता चुका हूँ। मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री इसमें फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ जी हैं, और आपकी राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल है। ठीक, इस समय अगर स्पीकर बात की जाए तो विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके एक तरफ संक्षिप्त रूप है, एक तरफ पूर्ण रूप है। पिछली साल अगर किसी ने पेट का पेपर देखा होगा तो उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से भी आया था। इनमें से यानी एक कोई गलत मेरे द्वारा लिखी गई है, फिर से गलत वाला क्वेश्चन आ गया, और 3 सही होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। DOS, OMR, ATM या नीति। तो DOS की जो फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही होती है। OMR की ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन और रीडर दोनों होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें वो चेंज नहीं करेंगे। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकता है और रीडर भी हो सकता है। ठीक, ATM ऑटोमेटेड टेलर मनी, और नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप इस पर इंपॉर्टेंट लगाइएगा क्योंकि बार बार पूछा भी जाता है नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। ठीक, अगर आप बात करेंगे तो ATM जो है वो आपका गलत लिखा है, ऑटोमेटेड टेलर मनी नहीं होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक, कुछ लोग ATM को एनी टाइम मनी भी कहते हैं, तो एनी टाइम मनी भैया नहीं होता है। ATM फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। ध्यान रखिएगा, आपकी CFL की पूछी जाती है, आपकी LPG के ध्यान रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG का ध्यान रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये कुछ फुल फॉर्म है जो होती हैं मेन। आगे चलते हैं। आपके कुछ प्रमुख युद्ध हैं आपके इतिहास के, उनके सन हैं, और इनमें से कोई एक गलत है। ठीक, फिर से गलत मैचिंग करो, फिर एक गलत ढूंढो। ठीक है, मैचिंग और गलत। आप देख रहे होंगे सभी जितने भी क्षेत्र आपके GS के आपके पेपर पेट में हो सकते हैं, सभी क्षेत्रों को मैंने कवर किया है। पहला है आपका प्लासी का युद्ध, क्या 1757 का हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध क्या 1761 में हुआ था। वांडीवाश का युद्ध क्या 1760 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध क्या 1764 में हुआ था। तो भैया प्लासी का जो युद्ध था ये आपका 1757 में हुआ था। इसमें एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से आपके रॉबर्ट क्लाइव थे, और आपके दूसरी तरफ जो थे वो बंगाल का नवाब आपके थे। ठीक है, सिराजुद्दौला। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये भैया आपका गलत है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो 1761 में नहीं, जबकि 1526 में होता है। ठीक, ये आपका पानीपत का तीसरा युद्ध है, 1761 वाला, ध्यान रहेगा आप लोगों को। ठीक है, वांडीवाश का जो युद्ध है ये 1760 में ही होता है। ये अंग्रेज वर्सेस यानी इंग्लिश वर्सेस फ्रांसिस होता है। ये इंग्लिश वर्सेस बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला। यहाँ पे भी इंग्लिश जीतते हैं, यहाँ पे भी इंग्लिश जीतते हैं। और बक्सर का युद्ध, इसमें भी आपके इंग्लिश वर्सेस हेक्टर मुनरो लड़ता है। कौन लड़ता है, हेक्टर मुनरो, ध्यान रहेगा आपका। और इंग्लिश वर्सेस ये तीन लोग एक साथ लड़ते हैं। बंगाल का नवाब लड़ता है, अवध के नवाब भी लड़ते हैं, और आपके कौन होते हैं, मुगल बादशाह भी लड़ते हैं। ठीक, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय होते हैं। अवध का नवाब उस समय आपका कौन होता है, शुजाउद्दौला होता है। और बक्सर का नवाब, बंगाल का भी नवाब आपका लड़ता है इंग्लिश के खिलाफ। इसमें आपका हेक्टर मुनरो जीत जाता है, और वहीं से हो जाता है कि अब भारत में एक ही शक्ति होगी जो राज करी, वो होगी अंग्रेजों की। तो इसमें जो गलत था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। आप सभी लोगों को पता होगा पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल संस्थापक बाबर वर्सेस लोधी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत में हुआ था।
क्लियर। आगे चलते हैं। कुछ प्रमुख मंदिर हैं और मंदिरों को स्थापित करने वाले वंश हैं। हमें इनमें से मैचिंग पूछी है, मिलान। ठीक, क्या करना है, मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। खजुराहो मंदिर मतलब है कंडरिया महादेव का यहाँ पे मंदिर है, मध्य प्रदेश में है आपका खजुराहो। ठीक है, मुझे लोगों ने सुना होगा। क्या चालुक्यों ने बनवाया है? दिलवाड़ा मंदिर, ये आपका माउंट आबू जैन लोगों का बहुत फेमस मंदिर है, चंदेल लोगों ने बनवाया है। क्या मीनाक्षी मंदिर, क्या राष्ट्रकूटों ने बनाया है? इसका पूरा नाम मीनाक्षी अम्मन मंदिर है, मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। एलोरा मंदिर, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसमें एलोरा में आपका जो कैलाश मंदिर है वो फेमस है। ठीक है, एलोरा का क्या फेमस है? कैलाश मंदिर, ध्यान रखिएगा। ठीक, एलोरा का कैलाश मंदिर और खजुराहो का आपका कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक, कैलाश मंदिर और कंदरिया महादेव का। तो मैचिंग करते हैं। खजुराहो के जो आपके मंदिर हैं, खजुराहो को आपको चंदेल राजवंश लोगों ने बनवाया था। दिलवाड़ा मंदिर आपके चालुक्य, जो गुजरात के चालुक्य थे, उन्होंने बनवाया था। ये जैन लोगों का प्रमुख मंदिर है, ध्यान रखिएगा। दिलवाड़ा मंदिर जैन लोगों का प्रमुख मंदिर है। एक कहाँ है? माउंट आबू। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर, मैंने इसका पूरा नाम आपको बताया है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, जो कि आपका मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। ये किसने बनवाया था? पांडे लोगों ने, ध्यान रखना, मदुरई में है, मदुरई तमिलनाडु, टीएम। ठीक, आगे कैलाश यानी एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया है? राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। ठीक, तो खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश, दिलवाड़ा मंदिर चालुक्य वंश, मीनाक्षी अम्मन मंदिर पांडे, एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ संस्थाएं हैं और संस्था के संस्थापक हैं। ठीक, इनमें से आपको गलत ढूंढना है। क्या ढूंढना है? यानी निम्न में से कौन सा एक संस्था जिसके संस्थापक गलत है। ठीक, गदर पार्टी क्या लाला हरदयाल ने स्थापित की थी? अभिनव भारत क्या वीडी सावरकर ने स्थापित की थी? सत्यशोधक समाज क्या आत्मारंग पांडुरंग ने स्थापित की थी? या हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय ने स्थापित की थी? तो भैया आपका जो गदर पार्टी है ये लाला हरदयाल ने ही स्थापित की थी। ठीक, अभिनव भारत जो है वो वीडी सावरकर ने ही स्थापित की थी। हिंदू महासभा आपके मदन मोहन मालवीय ने ही स्थापित की थी। लेकिन जो आपके आत्मारंग पांडुरंग है, इन्होंने आपके सत्यशोधक समाज नहीं, इन्होंने आपके प्रार्थना समाज स्थापित की थी। कौन सी समाज? प्रार्थना समाज, ध्यान रहेगा ना। ठीक, प्रार्थना समाज, आत्मारंग पांडुरंग। तो सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया है? ज्योतिबा फूले ने, ज्योतिबा भाई फूले, ध्यान रहेगा आप लोगों को, ज्योतिबा भाई फूले, सत्यशोधक समाज। ठीक, ये 17 हो गए। 3 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मिलान सही नहीं है, यानी आपका इनमें से चारों में से कोई एक जो है वो सही नहीं है। संविधान के भाग हैं और उनमें क्या क्या है उल्लेख उनका, ये पूछा गया है। संविधान का भाग 9 पंचायत, संविधान का भाग 15 निर्वाचन आयोग, संविधान का भाग 18 राजभाषा और संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन। तो आप लोगों को पता है हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? पूछ दिया जाए संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। क्लियर है ना। ठीक, चलिए एक बार बता देता हूँ। पहले भाग में संघ राज्य क्षेत्र है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरे भाग में आपकी नागरिकता है। ठीक, तीसरे भाग में आपके मौलिक अधिकार हैं। चौथे भाग में आपके डीपीएसपी पे हैं। ठीक, ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। अलग से मैंने लिए हैं। संविधान का भाग 9 पंचायत, और ध्यान रखिए ना पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक, पंचायत दिवस। इससे कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993, और उसी से हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायत दिवस मनाते हैं। ठीक, संविधान का भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। आपका संविधान का भाग 18 राजभाषा, ये आपका गलत है। संविधान का भाग जो 18 है बच्चा, वो आपका आपात उपबंध से संबंधित है, यानी आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 352, 356, 360 ये अलग गलत है। तो राजभाषा से कौन वाला है? तो 17वां, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 343 में राजभाषा हिंदी। संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन, बिल्कुल सही है। और संविधान संशोधन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से।
क्लियर है ना आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्लिक। संविधान का भाग 9 पंचायत दिवस 24 अप्रैल 1993 से लागू, 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। संविधान का भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। 352, 356, 360 ध्यान रखिएगा। 360 में जो आपका वित्तीय आपात है उसे अभी तक भारत में एको बार नहीं लगाया गया है। ठीक है। संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन आर्टिकल 368 दक्षिण अफ्रीका। क्लियर। फिर से आता है आपका मिलान करने को। एक तरफ आपकी कुछ इतिहास की घटनाएं या इतिहास की कुछ चीज़ें हैं, दूसरी तरफ सन है। मिलाना है क्या मुस्लिम लीग का गठन 1923 में हुआ है, रॉलेट एक्ट क्या 1928 में आया है, स्वराज पार्टी 1906 या नेहरू रिपोर्ट 1919। तो देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आपके 1906 में होती है। आगा खां और सलीमुल्लाह खां जी करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना, और कहाँ करते हैं? ढाका में। ठीक। ढाका कहाँ है आपका? बांग्लादेश। क्लियर रहेगा आपका? कब करते हैं? 1906 में। कौन? आगा खां। क्लियर। रॉलेट एक्ट आपका 1919 को आता है। इसी एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसी एक्ट को हम लोग कहते हैं बिना वकील बिना दलील वाला कानून। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? काला कानून। ठीक। इसी काले कानून पे बैठक होती है आपके 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ? अमृतसर के जलियांवाले बाग में। वहीं पे क्या करता है? जनरल डायर लोगों पे गोली चलवा देता है, जिससे बहुत लोगों का नरसंहार हो जाता है। ठीक है। तो जलियांवाला बाग किससे संबंधित है? रॉलेट एक्ट से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन भैया होता है आपका 1923 में। महात्मा गांधी आपका जब असहयोग आंदोलन बंद कर देते हैं 1922 में। असहयोग आंदोलन क्यों बंद होता है? ध्यान रखिएगा। चौरी चौरा की घटना जब होती है 5 फरवरी 1922 को, तो उससे आहत होकर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं, जिसमें आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी क्या करते हैं? स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। कब? 1923 में। और कहाँ करते हैं? इलाहाबाद में करते हैं। क्लियर रहेगा आप लोगों को? इलाहाबाद में। कौन कौन लोग हैं? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट आपके बनती है 1928 को। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में क्या होता है कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत में पहुंचता है। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज होते हैं, जिसका खूब विरोध किया जाता है। साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। उसी विरोध में लाला लाजपत राय जी के लाठी लग जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर जो ब्रिटिश का यहाँ पे वो होता है आपका वायसराय, वो खुली चुनौती देता है लोगों को कि आप लोग खुद अपना संविधान हमें बना के दिखाओ। तो उसी में जो आपके नेहरू जी होते हैं वो अपनी नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कब? 1928 में। और 1929 में आपके लाहौर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। रावी नदी के किनारे झंडा फहराते हैं और 1 वर्ष के अंदर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। इनको भी मिलाइए, मतलब मैचिंग करिए। कुछ पुस्तकें हैं आपकी और उनके लेखक हैं। क्या रत्नावली हरिशेन ने लिखी है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई लिखी ने है? कादम्बरी क्या हर्षवर्धन ने लिखी है? प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखी है। तो देखिए भैया, जो रत्नावली आपकी है वो हर्षवर्धन ने लिखी है। ठीक। रत्नावली किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने लिखी है। आपकी जो पृथ्वीराज रासो है सबको पता है, चंद्रबरदाई ने लिखी है। कादम्बरी की अगर आप बात करेंगे तो कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हैं। और प्रयाग प्रशस्ति की अगर बात करेंगे तो इसके लेखक आपके हरिसेन हैं। ठीक। क्लियर रहेगा। हर्षवर्धन की एक और है प्रियदर्शिका, वो भी आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई एक तरह का आलाखंड है ये। कादम्बरी के लेखक आपके बाण भट्ट हैं और प्रयाग प्रशस्ति के हरिसेन हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं 20 जो आपके सभी मिला के 81 में, अगर आप 81 से लेकर 100 तक पूरे आपके 100 की एक सीरीज कवर हो गई है। इन टॉप 20 क्वेश्चनों में आपके मैंने पूरा जो प्लेट का सिलेबस था उसके हर एक पोर्शन को कवर करने की कोशिश की है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी उस पूरे कंटेंट को बनाने में। वीडियो की लेंथ भी आपको पता चल रही होगी, हमारे चैनल पे सबसे लंबा वीडियो यही है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो पूरा देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अगर भोलेनाथ ने चाहा, माँ सरस्वती ने चाहा, तो कुछ ना कुछ तो आपको इस पेपर मतलब इन 20 क्वेश्चनों से मिलके ही जाएगा। आपको लग रहा होगा ये सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं है, अगर आप देखेंगे तो हर क्वेश्चन में आपके 4-4 प्रश्न, यानी आपने पूरे
20x4 80 क्वेश्चन आप इस ही सिर्फ वीडियो से करके जा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो और भी पाने के लिए, अच्छा कंटेंट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा करके आएँ। थैंक यू।